गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के स्थापना के बारे में देखा और साथ ही साथ यूएनओ से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के बारे में जाना। और आज हम यूएनओ में की जा रही डिमांड की मांग को देखेंगे कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन में मांग की जा रही है वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के अनुसार कि यूएनओ में बदलाव होने चाहिए। इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए आरंभ करते हैं। यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में किया गया। इसकी संरचना तत्कालीन विश्व राजनीति के अनुसार बनाई गई, परंतु 1991 में वैश्विक परिदृश्य में आए बदलाव के किस आधार पर यूएनओ में सुधार की मांग की जाती है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि वर्तमान समय में यूएनओ में जो बदलाव की मांग की जाती है वो किस आधार पर की जाती है। और साथ ही साथ इसमें और एक अलग तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यूएनओ की स्थापना के बाद 1991 से वैश्विक परिदृश्य में क्या परिवर्तन आया जिस आधार पर यूएनओ में बदलाव की मांग की जा रही है वर्तमान समय में। इन दोनों ही प्रश्न का आंसर जो है एक ही जैसा होगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे, बदलाव तो देखेंगे ही देखेंगे, और जो वर्तमान समय में जो देश दावा करते हैं कि उनको भी यूएन में अस्थायी सदस्यता चाहिए, उस चीज़ के लिए क्या आधार दिया गया है और साथ ही साथ क्या कुछ सुझाव रहा है यूएन में बदलाव को लेकर के, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले हम इस चीज़ के ऊपर में आते हैं कि बदलाव की मांग जो है वर्तमान समय में क्यों की जा रही है और किस प्रकार के वैश्विक परिदृश्य में जो है बदलाव आ चुका है वर्तमान समय में 1945 के अपेक्षा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति में जो स्थिति थी उसी के अनुरूप इसका गठन भी हुआ, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध एक लंबा दौर चला और 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद वैश्विक परिदृश्य में जो है पूर्णतः बदल गया था। हमने शीत युद्ध वाले चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो वैश्विक राजनीति जो है बदलती है 1991 के बाद में। वर्तमान समय में भी यह बदलाव निरंतर जारी है। सत्ता के केंद्र में व्यापक परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि शीत युद्ध के समय में अगर हम देखें, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो कोल्ड वार जब स्टार्ट होता है तो बाइपोलर वर्ल्ड होता है। एक पोल होता है यूएसएसआर और दूसरी तरफ होता है अमेरिका। तो इस प्रकार से जब 1991 में कोल्ड वार की समाप्ति हो चुकी थी तो उसके बाद में जो है विश्व में जो है अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना होती है। तो विश्व के समक्ष जो है नवीन चुनौती भी आ जाता है बहुत सारा और यहाँ की 1991 के बाद में वैश्विक स्थिति को देखते हैं कि जिस आधार पर यूएनओ में प्रशासनिक एवं संरचनात्मक बदलाव की मांग की जा रही है वर्तमान समय में। तो 1991 के बाद में क्या ऐसे बदलाव आए वैश्विक परिस्थिति पे, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन तमाम घटना का जिक्र किया जाता है जो कि 1991 के बाद में बदलाव आया। और इस आधार पे जो है कहा जा रहा है कि 1945 में जिस संस्था का निर्माण हुआ था और वर्तमान समय में समय के अनुसार जो है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 1991 में भी काफ़ी बदलाव जो है आया 1991 के बाद से वैश्विक परिदृश्य में। तो 1991 के बाद में प्रमुख आए बदलाव जो है वो ये है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, और साथ ही साथ अमेरिकी वर्चस्व का आरंभ हुआ, क्योंकि जो दो पोल था उसमें से एक ही पोल बचा, सिर्फ यूएसए एक महाशक्ति के रूप में बचा और विश्व के ऊपर में अमेरिकी वर्चस्व की जो है स्थापना हुई। साथ ही साथ चीन, जापान, भारत जैसे मजबूत अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। और वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं कि भारत, चीन जैसे देश जो है कितनी तीव्र गति से जो है विकास कर रही है। यूएनओ में तृतीय विश्व के काफ़ी देश जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो यूएनओ के सदस्य देश बने, क्योंकि यूएसएसआर के विघटन के पश्चात भी बहुत सारे देश अलग हुए, वो सब यूएनओ में के सदस्य बने। और साथ ही साथ लैटिन अमेरिकी देश, अफ्रीकी देश, बहुत सारे देश थे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो मुख्यतः और जो डेवलपिंग कंट्री थे, ये सब यूएनओ के सदस्य देश बने। और जैसे कि हमने देखा था कि कैसे आरंभ में 51 सदस्य देश था यूएनओ में और वर्तमान समय में 193 हो चुका है। तो मतलब समय के साथ काफ़ी देश जो है यूएनओ में जुड़ा, जो है उसकी सदस्यता हासिल की। साथ ही साथ विश्व के समक्ष जो है नई चुनौती आई। नई चुनौती में अगर हम देखें तो
जनसंहार की चुनौती, गृह युद्ध होना कई देशों में, परमाणु प्रसार को कम करना, साथ ही साथ जो है जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं। वर्तमान समय में वैश्विक तापमान जो है बढ़ती जा रही है, महामारी जैसे कोविड महामारी जैसी आई थी। इसके बाद में वर्तमान समय में जो जैसे कि G20 में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया कि AI का जो है दुरुपयोग को रोका जाए। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो वर्तमान विश्व में जो है 1945 हो या फिर 1991 हो, इस चीज़ के मुकाबले जो है काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। और इसी परिवर्तन को देखते हुए UNO के स्ट्रक्चर में और साथ ही साथ UNO के प्रशासनिक संरचना में जो है बदलाव की मांग की जाती है। तो UNO में जब बदलाव की मांग की जाती है, इन चीज़ों को अगर हम देखें तो सुधार से संबंधित कई प्रश्न भी है कि किस आधार पे सुधार जो है किया जाए और किस आधार पे किसी भी देश की सदस्यता को UNO में बढ़ाया जाए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि UNO में जब सुधार की बात आरंभ हुई तो एक कदम उठाया गया। 1992 में जो है UN महासभा में सुधार को लेकर के एक प्रस्ताव पास हुआ। इसमें सुधार संबंधी जो है 3 मुख्य कारण बताए गए कि UNO में कैसे सुधार हो और किन चीज़ों को लेकर के सुधार होना चाहिए। तो जो कारण बताया गया था, जो पहला कारण था कि सुरक्षा परिषद जो है अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। यानी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य है वर्तमान समय में, जिसमें से 5 के पास में वीटो पावर है। और ऐसा देखा गया है कई बार कि जो ये 5 कंट्री है वो बहुत सारे, जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर पाकिस्तान को लेकर के अगर इंडिया अगर आवाज़ उठाती है, यदि आतंकवाद के ऊपर में ही का अगर कोई प्रस्ताव लाना होता है तो वो चीज़ें पास नहीं हो पाती है। और ऐसा भी देखा गया जो USA है और जो रूस है, इन दोनों के मध्य में विवाद की वजह से कई बार जो है वीटो पावर का यूज़ किया गया। और सर्वाधिक बार जो है वीटो पावर का यूज़ भी जो है रसिया और USA के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद में UNSC की संरचना 1945 के समय की शक्ति संतुलन पर आधारित थी और वर्तमान समय में जो है शक्ति संतुलन काफ़ी बदल चुका है। जैसे कि हमने देखा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो 5 महाशक्ति जो उस समय में थी वो UNO के परमानेंट मेंबर बनते हैं। लेकिन 1991 को अगर हम देखें तो उसमें भी काफ़ी वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आया, अमेरिका वर्चस्व स्थापित हुआ। और वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देखें तो भारत और चीन, जापान जैसे जो है शक्तिशाली राष्ट्र जो है उभर चुका है और वर्तमान परिदृश्य में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो इस वजह से जो है UNO की सुरक्षा परिषद में जो है सर्वप्रथम सुधार की मांग की जाती है। इसके बाद में इसके फैसले पर जो है पश्चिम मुल्कों के जो हित है इनकी छाप होती है, इन चीज़ों को देखा जाता है। क्योंकि जब हम देखें कि परमानेंट मेंबर के बारे में अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक परमानेंट मेंबर भी पश्चिम देश से ही है। तो इसीलिए जो उनके द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है अन्य देशों के द्वारा कि जो इनके फैसले होते हैं उनके ऊपर में पश्चिमी देशों के हितों की छाप जो है दिखाई पड़ती है। और जो 5 जो देश हैं उनके पास में वीटो पावर है, तो इस वजह से जो है वो इस प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। साथ ही साथ अगर जो थर्ड है वो सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, इन चीज़ों को लेकर के भी सुधार की मांग की जाती है। क्योंकि अगर बराबर की प्रतिनिधित्व की अगर आप बात करें तो हम यहाँ पे इस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से न तो भौगोलिक आधार पर बराबर प्रतिनिधित्व है, न तो शक्ति के रूप में बराबर प्रतिनिधित्व है, न तो सांस्कृतिक रूप में बराबर प्रतिनिधित्व है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत हो, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी जैसे बड़ी देश जो है P5 के मेंबर नहीं है। P5 यानी परमानेंट 5 जो मेंबर है UNO के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अस्थायी सदस्य का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से, क्योंकि अगर ये अस्थायी सदस्य के हिस्सा नहीं है तो इनके पास में वीटो पावर भी नहीं है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता इनके पास में उतना नहीं है जितना कि उन 5 देशों के पास में है जिनके पास में वीटो पावर है। तो इस प्रकार से जो है ये ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा परिषद में सभी देशों का महाद्वीपों का जो है बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पे कई प्रश्न भी उठते हैं कि आखिर जो सुधार किया जाए, जो सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार किया जाए और परमानेंट मेंबरशिप अगर दिया जाएगा तो वो किस आधार पे दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो भौगोलिक आधार की ही अगर बात करें तो वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब अगर देखा जाए तो एशिया के देश हैं जो शक्तिशाली हो चुके हैं, साथ ही साथ लैटिन अमेरिकी देश है, अफ्रीकी देश है
कैरेबियाई देश है, भौगोलिक आधार पे, तो फिर इन सब देशों में से भी किसी किसी को जो है मिलना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप इसमें। और साथ ही साथ अगर हम आर्थिक आधार की बात करते हैं तो भारत हो गया, जर्मनी हो गया, फिर जापान हो गया, इन देशों को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और जो कि दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो ये चीज़ और भी बदलती है। और ऐसा हो भी सकता है सांस्कृतिक रूप में अगर आप देखें तो सांस्कृतिक विविधता भी इतनी है यहाँ पे कि उस हिसाब से भी सिक्योरिटी काउंसिल जो है परमानेंट मेंबर जो है इनके, वो सांस्कृतिक रूप से भी जायज़ नहीं ठहरते हैं। और एक चीज़ और भी बात आई कि सुधार के तहत क्यों न वीटो पावर को ख़त्म कर दिया जाए कि परमानेंट सदस्यता की जो मांग उठती है वही चीज़ें ख़त्म हो जाए। लेकिन वीटो पावर को अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर एक प्रश्न और भी आता है कि हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो बड़े देश हैं, वो फिर अपने मनमर्जी से चलने लगेंगे और यूएनओ में वो विश्वास करना छोड़ देंगे और ख़ुद को वो यूएनओ से अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण जो है बताए जाते हैं। तो हम चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि सुधार में किस प्रकार की डिमांड है इन चीज़ों को लेकर के। तो हमने देखा कि किस प्रकार से 1992 में यूएन महासभा में सुधार को लेकर के 3 प्रस्ताव जो है पास जब हुआ था, तो इस प्रस्ताव में 3 मुख्य कारण बताए गए कि सुरक्षा परिषद में खामी के बारे में बताया गया और इसके फैसले को लेकर के बताया गया और इसमें बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। अब हम देखते हैं कि 1997 में जो है यूएनओ के महासचिव जो कोफी अन्ना जी थे उस समय में, आप वर्तमान समय के जो यूएनओ के महासचिव है उनका नाम बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रस्ताव के आधार पर जांच आरंभ किया गया कि क्या सुधार होना चाहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कि यूएनओ में क्या सुधार होना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो था इसमें कि यूएनएससी का विस्तार जो है 25 सीटों तक कर दिया जाए। जो यूएनएससी में वर्तमान समय में 15 जो इसमें सदस्य है, ऐसा कहा गया कि इसमें इसको बढ़ा करके 25 कर दिया जाए और जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। नए सदस्य देश जो है इसमें जोड़े जाए और अधिक पारदर्शिता लाया जाए कि इनके जो फैसले होते हैं जिसमें कि हमें पश्चिम मुल्कों के हित दिखाई देते हैं, इन चीज़ों को छोड़ करके अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए इनके फैसले में। और पारदर्शिता जो है निष्पक्ष रूप से नियोजित जो है फैसला लेना चाहिए इन देशों के द्वारा। तो इस प्रकार की जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव को लेकर के 1997 में। साथ ही साथ यूएनओ के जो नए सदस्य बनने के लिए कुछ मापदंड भी सुझाया गया इस समय जो है। तो मापदंड में ऐसा कहा गया यूएनओ के द्वारा कि अगर कोई देश अगर इसके नए सदस्य बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, हम यूएन महासभा की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए कि यूएन महासभा का सदस्य 193 कंट्री है, 193 कंट्री है। लेकिन जब हम यूएनएससी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 15 देश है, जिसमें जो 10 अनपरमानेंट देश 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 5 जो परमानेंट देश है वो उनके पास में वीटो पावर है और ये परमानेंट है, ये हमेशा इसमें बने रहेंगे, अब अभी तक बने हुए हैं। जिसमें कि जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और चीन और रसिया जो है इसमें शामिल है। तो बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए इनमें जो है। जो पहला बताया गया कि आर्थिक शक्ति अधिक होनी चाहिए। तो यानी कि ताकत, अगर आर्थिक ताकत की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो 5 जो परमानेंट मेंबर है, ठीक उनके जैसे और भी बहुत सारे देश जो है इस क्रम में मौजूद हो चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें बताया गया कि जो बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। तो बड़ी सैन्य ताकत की अगर बात करें तो सैन्य ताकत के मामले में भी वर्तमान समय में कई ऐसे देश हैं जिनकी सैन्य ताकत काफ़ी मजबूत है। जब तीसरी नंबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, जैसे कि वर्तमान समय में भारत का अगर देखा जाए तो काफ़ी योगदान है। साथ ही साथ मैक्सिको का काफ़ी योगदान है। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, इस मामले में भी भारत भी खरा उतरता है। साथ ही साथ ब्राज़ील है और लैटिन अफ्रीका के देश है, लैटिन अमेरिका के देश है। तो इस प्रकार से आबादी के लिहाज से भी सुझाया गया। और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार को सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता का नुमाइंदगी करता हो। यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए और वहाँ की पॉपुलेशन अधिक होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो संयुक्त राष्ट्र के बजट में उसका योगदान होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए और आर्थिक ताकत भी होनी चाहिए। जो ये बताया गया यूएनएससी के
सदस्य बनने के लिए ये मापदंड दिया गया कि कोई देश अगर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना चाहता है तो इन मापदंडों के ऊपर में उनको खड़ा उतरना पड़ेगा, तब उनको जो है इस कंसिडर किया जाएगा। फिर इसके बाद में ये मापदंड ही दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इन मापदंड के ऊपर में खड़ा उतरने के बाद भी बहुत सारे देशों को अब तक जो है सिक्योरिटी काउंसिल में एक्चुअली अभी रिफॉर्म किया ही नहीं गया और स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो भारत को यूएनएससी का सदस्य क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं कि आप किस आधार पे भारत के यूएनएससी के अस्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। तो हमने ऊपर जो देखा, जो क्राइटेरिया, जो मापदंड जो बताया गया इस समय जो रिपोर्ट में 1997 में, इस हिसाब से अगर देखें तो भारत इन सभी मापदंडों पे खरा उतरता है। जैसे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत की जनसंख्या विशाल है। वर्तमान समय में 1.4 अरब लोग जो है भारत में निवास करता है, जो कि वर्ल्ड का 1.1/5 जो है पॉपुलेशन जो है भारत में निवास करता है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। 2024 तक भारत 4th सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता था यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। इसके बाद में भारत तो एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत तीव्र गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और वर्तमान समय में भारत की जीडीपी 4.13 ट्रिलियन डॉलर जो है। यूएन के नियमित बजट में योगदान देने में भारत जो है 24वें स्थान पे है, ये रिकॉर्ड भी अच्छा है। रूस, जापान, फ्रांस आदि कई देश भारत के अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो मापदंड सुझाए गए थे, इन सभी मापदंड पे जो है भारत खड़ा उतरता है। तो इस आधार पे ऐसा कहा जा सकता है और यूएनएससी में जब रिफॉर्म होगा तो भारत इनमें सबसे प्रबल दावेदार में से एक है कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं कि जब यूएनओ का निर्माण हुआ था तो किन मुद्दों को लेकर के यूएनए सफल हो पाया और किन उद्देश्यों को लेकर के यूएनओ जो है विफलताएं मिला यूएनओ को। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें, इनकी सफलता और विफलता को, तो ये महत्वपूर्ण रहे। सर्वप्रथम हम सफलता को जानते हैं कि यूएनओ की सफलता में एक है कि उपनिवेशीकरण की समाप्ति में मदद मिला। इससे बहुत सारे देश 1945 के बाद जो है आज़ाद हुए और लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिला और साथ ही साथ इसीलिए जो है यूएनओ की सदस्य संख्या भी जो है बढ़ती चली गई। और डब्ल्यूएचओ द्वारा जो है स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा काम किया गया, पोलियो को लेकर के, टीवी को लेकर के और भी बहुत सारे अन्य बीमारियां हैं जिन चीज़ों को लेकर के वर्तमान समय में भी डब्ल्यूएचओ जो है वैश्विक स्तर पे जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन करती है। खास करके एशियाई और अफ्रीकी देश में जो है डब्ल्यूएचओ के बहुत स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं। अगर हम देखें तो यूनेस्को द्वारा जो है शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया और यूनिसेफ जो है बच्चों के पोषण से संबंधित बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, चाहे वो अफ्रीकी देश हो चाहे फिर अन्य जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन सभी जगहों पे जो है यूनिसेफ बहुत बढ़िया काम कर रही है। और शांति मिशन को लेकर के अगर हम देखें तो कांगो में, साइप्रस में, सिएरा लियोन में, इन सभी जगहों पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर के अगर हम देखें सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है, गरीबी दूर करने को लेकर के, मानव अधिकार संरक्षण को लेकर के वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं यूएनओ के द्वारा। और साथ ही साथ जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इसका निर्धारण भी यूएनओ के द्वारा जो है किया गया और इस चीज़ को लेकर के सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। तो यूएनओ की ये सभी सफलता का पॉइंट है। लेकिन साथ ही साथ यूएनओ कुछ मामले में विफल भी रहा है। जैसे हम देखें तो जो P5 कंट्री है, यानी जो 5 जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के देश, जो नियम तोड़ के बच जाते हैं, वो उतना यूएनओ को वैल्यू नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में हम अगर वीटो पावर को लेकर के देखें तो वीटो पावर से निर्णय कई मुद्दों पे ऐसे होता है कि वीटो पावर यूज करने से ये P5 कंट्री जो है निर्णय में परिवर्तन कर देते हैं, निर्णय को रोक देते हैं और युद्ध रोकने में कभी जो है यूएनओ विफल रहा। जैसे हम इराक में अगर देखें अमेरिका का जो आक्रमण किया गया था, साथ ही साथ हम अगर सीरिया को लेकर के देखें, यमन को लेकर के देखें, और वर्तमान समय में जो रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, जो वॉर चलते वो 4 साल हो चुका है, लेकिन यूएन उन चीज़ों को सॉल्व करने में असफल रहा। अभी भी युद्ध विराम नहीं हुआ है। और पीस कीपिंग जो फोर्स है वो पीस कीपिंग का काम जो है देर से और सीमित हस्तक्षेप
जो है करती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यूएनओ की कुछ विफलता भी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑफकोर्स यूएनओ एक वैश्विक सरकार की तरह तो कार्य नहीं कर रही है वर्तमान समय में, लेकिन फिर भी यूएनओ जो एक ऐसी संस्था है जहाँ पे एक सभी देशों को प्लेटफॉर्म मिलता है संवाद कायम करने का, तो इसीलिए इस संस्था का जो महत्व है वो हमेशा बना रहेगा। अगर हम देखें 2025 में यूएनओ के 60 वर्ष पूरा होने पर जो है सम्मेलन बुलाया गया और इसे और प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाने की बात कही गई थी, जिसमें यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए जो कुछ पॉइंट बताए गए थे वो अगर हम देखें तो शांति संस्थापक आयोग का जो है गठन किया गया। साथ ही साथ बताया यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिक को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसकी उत्तरदायित्व ले, इस बात की जो है स्वीकृति मिली थी। मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के बारे में सुनते हैं तो वो 2006 में स्थापित किया गया था। इसी समय सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने पर जो है सहमति, एसडीजी गोल्स को लेकर के सहमति बनी थी। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा को लेकर के सहमति बनी थी। एक लोकतांत्रिक कोष के गठन को लेकर के सहमति बनी थी और साथ ही साथ जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने के ऊपर में सहमति बनी थी। तो यूएनओ का जब 60 वर्ष पूरा हुआ था तो सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में ये सारे डिसीजन जो है लिए गए थे ताकि यूएनओ का जो है प्रासंगिकता बना रहे। तो हमने अभी इस वीडियो में देख लिया कि यूएनओ की क्या सफलता है, क्या विफलता है, साथ ही साथ भारत द्वारा क्या तर्क दिए जाते हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनने के लिए। और हमने ये भी देखा कि जब सुधार की मांग की गई तो किस प्रकार की सुधार की मांग की गई और जो 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे 1992 में महासभा के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था, ये भी हमने देख लिया। और साथ ही साथ जो 1991 के बाद जो वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आया और इस आधार पे जो यूएनओ में बदलाव की बात की जाती है, ये भी हमने देख लिया। और कुछ यूएनओ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बच गया है, जैसे कि IMF है और WTO है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम और एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और मेरी यही कोशिश है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का रह न जाए, और अगर किसी भी चैप्टर में कुछ टॉपिक अगर छूट जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। मैं उस चीज़ को ज़रूर आगे मेंशन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।